In today's lecture, we will discuss the next part of the chapter, that is sterile manufacturing or sterile manufacture, or we can say the sterile products. This is the chapter of hospital and clinical pharmacy. इसके अंदर में का 7वां चैप्टर है, जो कि हमने इसका इंट्रोडक्शन और उसके जो भी स्टराइल प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग पैरेंटल प्रिपरेशन, ओके, उसमें से हमने इसका इंट्रोडक्शन, उसके डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड आफ्टर दैट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया पैरेंटल प्रिपरेशन का और स्टराइल मैन्युफैक्चर और स्टराइल प्रोडक्ट्स का। उसके बाद हमने इसके एडवांटेज देख लिए थे पैरेंटल प्रिपरेशन के। उसके बाद डिसएडवांटेज हमने स्टडी कर लिए। उसके बाद रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन शॉर्ट हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद हमने स्टराइल प्रोडक्ट्स दैट इज़ वाटर फॉर इंजेक्शन, WFI वी कैन से दैट, और कॉल्ड एज ऑल्सो WFI दैट इज़ वाटर फॉर इंजेक्शन, ओके। उसके एक्सिपिएंट पैरेंटल प्रिपरेशन के अंदर कौन से एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं वो भी हमने स्टडी किया, जैसे कि व्हीकल्स और नॉन व्हीकल्स का डिफरेंस हमने स्टडी कर लिया। उसके अंदर क्या डिफरेंस है और कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो भी हमने स्टडी कर लिए थे। इसके बाद एक्सिपिएंट्स में हमने आगे जाके हमने ये देखना है आज के लेक्चर में, तो the oil must not contain mineral oil or paraffin, as these materials are not absorbed by body tissue. The most commonly used fixed oil in injection are corn oil, cotton seed oil, peanut oil, sesame oil, okay। तो यहाँ पर बताया गया कि जो ऑयल contain mineral oil and paraffin, as this material are not absorbed in the body tissue। तो ये जो कि ऑयल के अंदर मिनरल ऑयल और पैराफिन प्रेजेंट होता है, तो ऐसे ऑयल्स हमने पैरेंटल प्रिपरेशन के अंदर यूज़ नहीं करने। तो क्या होता है कि वो ॲब्सॉर्ब नहीं हो जाते और बॉडी के अंदर अच्छे से ॲब्सॉर्ब नहीं होते और इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला भेटणार नाही। त्यासाठी आपण ज्या ऑइलमध्ये मिनरल ऑइल किंवा पॅराफिन प्रेझेंट असेल असं आपल्याला ऑइल पॅरेंटल प्रिपरेशनमध्ये यूज करायचं नाही आहे, ओके। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्स्ड ऑइल इन द इंजेक्शन इज दैट कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल एंड सिसेमम ऑयल। तो ये तीन और 4 टाइप के ऑयल होते हैं जो कि हमने पैरेंटल प्रिपरेशन और ऑप्थेल्मिक जो प्रिपरेशन होते हैं, और स्टराइल वी कैन से दैट ऑल्सो स्टराइल प्रोडक्ट्स, इसके अंदर हमने यूज़ करना होता है, ओके। एग्जाम्पल्स वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स आर ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल PEG, ओके, ग्लिसरॉल, इथेनॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। Water immiscible solvents such as include fixed oil that is ethyl oleate, isopropyl myristate and benzyl benzoate। तो कुछ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट होते हैं, उसके अंदर हमने इस इंग्रेडिएंट को ऐड करना होता है जो कि ब्यूटालिन ग्लाइकॉल है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है, उसके बाद ग्लिसरॉल है, इथेनॉल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल है, और कुछ वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट होते हैं जो कि हमने यूज़ करना होता है वाटर इमिसिबल के अंदर। वाटर के अंदर इमिसिबल होते हैं लेकिन हमने यूज़ करना होता है, तो जो कि इथाइल ओलिएट है और आइसोप्रोपिल मैरिस्टेट है और बेंजाइल बेंजोएट है। तो ये एक्सिपिएंट्स है जो कि हमने पैरेंटल प्रिपरेशन और जो स्टराइल प्रोडक्ट्स है और फॉर्मुलेशन है उसके अंदर हमने यूज़ करना होता है। सोल्यूट्स में देख लेते हैं, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पायरोजेनिक एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन। जैसे कि हमने पायरोजन का मतलब क्या होता है, पायरोजन मीन्स एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, और एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है बैक्टीरिया का, तो उसे हम पायरोजेनिक बोलेंगे। और माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन होता है उससे फ्री होना चाहिए, किससे, माइक्रोबियल कंटामिनेशन और पायरोजन से हमारा जो सोल्यूट है वो फ्री होना चाहिए, ओके। द फिजिकल एंड केमिकल प्योरिटी ऑफ सोल्यूट यूज्ड फॉर स्टराइल प्रिपरेशन शुड बी कंसिडर्ड एज फॉर अ फ्यू सब्सटेंस, एग्जांपल विटामिन C, कैल्शियम ग्लूकोनेट, स्पेशल पैरेंटल ग्रेड्स आर अवेलेबल। तो स्टराइल प्रिपरेशन के लिए हमने फिजिकल और केमिकल प्योरिटी उसकी चेक करनी पड़ेगी, तभी हमने उस प्रिपरेशन के अंदर इस ड्रग और कंटेन इंग्रेडिएंट को हमने यूज़ करना है। तो ये यही बताया गया है हमने यहाँ पर बताया गया है इस स्लाइड में। तो देन नेक्स्ट देख लेते हैं एडेड सब्सटेंसेस। इट इंक्लूड्स सोल्यूबलाइजर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स, बफर्स, टोनिसिटी बिल्डर्स, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, हाइड्रोलाइसिस इनहिबिटर्स, एंटीफोमिंग एजेंट्स। तो कुछ सब्सटेंसेस हमने सोल्यूबलाइजर बोल के यूज़ करना है पैरेंटल प्रिपरेशन के अंदर, जैसे कि हमने देख लिया था एडिटिव्स एक्सिपिएंट्स के अंदर जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स,
बफर्स, टोनिसिटी बिल्डर्स, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, हाइड्रोलाइसिस इनहिबिटर्स, एंटीफॉर्मिंग एजेंट्स, ये हमने पैरेंटल प्रिपरेशन के अंदर यूज़ करना होता है। तो एक चिलेटिंग, इसके अंदर जो चिलेटिंग एजेंट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स आयन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया जाता है, इसलिए यूज़, मतलब जो कि ड्रग होते हैं और सब्सटेंस होता है उसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो उसे चिलेटिंग एजेंट ऐसे बोलेंगे। ओके, आफ्टर दैट द कॉमन एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन पैरेंटल्स, एक्सिपिएंट देख लेते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, बेंजाइल अल्कोहल, फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ओके, थाइमरसोल, प्रोपिल पैराबेन, उसका कॉन्सेंट्रेटेड रेंज दिया गया है यहाँ पर परसेंट के अंदर, इतने परसेंट में हमने ये एक्सपिएंट यूज़ करना है फॉर्मुलेशन के अंदर। ओके, सोल्यूबलाइजर्स, वेटिंग एजेंट्स, इमल्सिफायर, आप सभी को पता है सोल्यूबलाइजर क्या होता है कि सोल्यूबल ड्रग सोल्यूबल होने के लिए व्हीकल के अंदर यूज़ किया जाता है सोल्यूबलाइजर। वेटिंग एजेंट जो इंटरफेशियल डिस्टेंस ज़्यादा होता है उसको कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, और अच्छे से जो सब्सटेंस है इंग्रेडिएंट है हमारा अच्छे से फॉर्मुलेशन को और व्हीकल के अंदर मिक्स होने के लिए वेटिंग एजेंट्स, और जो कि वेटिंग एजेंट मतलब जिसका जो ड्रग इंसोल्यूबल है वाटर के अंदर और व्हीकल के अंदर, उसे उसका इंटरफेशियल डिस्टेंस कम करने के लिए और उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए हमने वेटिंग एजेंट्स फॉर्मुलेशन के अंदर डालना होता है। इमल्सिफायर, अब जो दो लिक्विड है जो कि बायोफेजिक है, जैसे कि हमने सुटिक्स में, फार्मास्यूटिक्स सेकंड में सस्पेंशन इमल्सन स्टडी करेंगे, तो उसमें जैसे कि हमें आप सभी को पता है कि मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होता है, उसी तरह से बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होता है। तो जो बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है जो कि दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं उसको मिक्स करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किया जाता है, उसे इमल्सिफायर ऐसे बोलेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट को इमल्सिफायर बोलेंगे। तो वो हमने ऐड करना होता है प्रिपरेशन के अंदर। तो देख लेते हैं, डाई मिथिल एसिटामाइड, इथेनॉल, ग्लिसरॉल एंड PEG 300, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 100% रेंज के अंदर। ओके, देन उसके बाद बफर्स जो कि pH टू रेजिस्ट द pH चेंज, टू रेजिस्ट द चेंज इन pH, जो pH चेंज होता है फॉर्मुलेशन के अंदर उसको वो चेंज ना हो, लॉंग टाईममध्ये ते सेम pH राहावं त्यासाठी आपण बफरिंग एजंट फॉर्मुलेशनमध्ये ॲड करतो, सच ॲज ॲसिटिक ॲसिड, सॅट्रिक ॲसिड, मॅलिक ॲसिड अँड लॅक्टिक ॲसिड। ओके, आफ्टर दैट टोनिसिटी मॉडिफायर्स, लैक्टोज, जो टोनिसिटी मतलब जो आइसोटोनिक जो प्रिपरेशन होता है जो कि pH, हम उसका pH बनाते हैं, जैसे हमने बॉडी के अंदर लेना है, इंटरनली यूज़ करना है, तो हमारे बॉडी का pH देखकर, स्टमक का pH देखकर ही उससे रिलेटेड उसके कॉन्सनट्रेटेड उसके रिलेटेड पैरालाइटिकली और उसका सेम ही हमने क्या करना होता है, हमारा प्रिपरेशन का pH रेंज रखना होता है। तो उससे हम टोनिसिटी मॉडिफायर्स बोलेंगे, जो कि हमारा फॉर्मुलेशन का pH और हमारा बॉडी का pH सेम होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, उसे हम टोनिसिटी मॉडिफायर्स बोलेंगे। सच एज एग्जाम्पल लैक्टोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल एंड NaCl एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन रेंज। ओके, आफ्टर दैट कॉमन एक्सिपिएंट यूज इन पैरेंटल ऑल्सो सस्पेंडिंग एजेंट्स सच एज जिलेटिन। सस्पेंडिंग एजेंट मतलब जो कि हम फार्मास्यूटिक्स सेकंड में स्टडी कर रहे हैं, देखो जैसे कि थिकनिंग एजेंट, सस्पेंशन के अंदर हम थिकनिंग एजेंट बोल के यूज़ करते हैं, तो वही सस्पेंडिंग एजेंट उसे बोलेंगे हम, जैसे कि जिलेटिन, ट्रोगाकैन, पेक्टिन, स्टार्च, PEG एक्सेट्रा। देन एंटीऑक्सीडेंट सच एज, जो कि ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करते हैं, जैसे सच एज एंटीऑक्सीडेंट एक्सकॉर्बिक एसिड, थायोरिया, BHT, ब्यूटिल हाइड्रोक्सी टोलिन। उसके बाद लोकल एनेस्थेटिक्स मतलब जो पेन होता है, लोकली पेन होता है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको रिलीफ करने के लिए हमने सम ऑफ द ड्रग्स वी हैव टू यूज इन द फॉर्मुलेशन सच एज प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल। ओके, स्टेबलाइजर फॉर टू प्रिजर्व लॉन्ग टर्म for the preparation we have to preserve for long time or stable for long time, we have to added the stabilizer in the preparation such as niacin, sodium capryllate, glycine. Okay, chelates, I have to say that is EDTA, चिलेटिंग मतलब जो कि हमारे फॉर्मुलेशन है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया जाता है, आयंस का कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया जाता है, तो उसे चिलेटिंग एजेंट ऐसे बोलेंगे हम, सच एज EDTA डायसोडियम। ओके, EDTA टेट्रासोडियम। ओके, आफ्टर दैट आइसोटोनिसिटी मेथड्स एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं, जो कि
स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स। इस चैप्टर में का जो कि स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है और जो कि स्टराइल मैन्युफैक्चरर है उसमें एक आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इज आस्किंग ऑन स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स। मतलब क्या, जो कि जो पैरेंटल प्रिपरेशन स्मॉल कंटेनर में क्या कंटेनर में फिल किया जाता है और जो प्रिपरेशन लार्ज कंटेनर में फिल किया जाता है तो उसे हम स्मॉल और लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स, मतलब एक प्रिपरेशन है जो कि ऑप्थेल्मिक और उसे क्या बोलेंगे पैरेंटल प्रिपरेशन है, उसे हमने कंटेनर में, छोटे कंटेनर में और बड़े कंटेनर में फिल करना है, उसे स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स बोलेंगे और लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स बोलेंगे। तो देख लेते हैं मेन पॉइंट की तरफ, स्मॉल और लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स क्या है। The term small volume parenterals, that is SVP, okay, small volume parenterals has been officially defined by USP। अब USP मतलब क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, एज एन इंजेक्शन। मतलब ये क्या बताते हैं, जो कि SVP क्या है, ये स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स क्या है, एक ऑफिशियली यूज़ किया जाता है और USP से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया से इन्होंने ये बताया है कि ये एक इंजेक्शन होता है जो कि इंजेक्शन के लिए फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं, वो होता है ये। दैट इज़ पैक्ड इन कंटेनर्स, वो कंटेनर के अंदर पैक किया जाता है एंड लेबल्ड एज अ कंटेनिंग 100 ml और लेस। ओके, तो यहाँ पर ये बताया है कि कंटेनर यूज़ किया जाता है जो कि उसके अंदर हमने प्रिपरेशन ऐड करना होता है, डालना होता है, फिलअप करना होता है, जो कि एक तो 100 ml तक ले सकते हैं और वो 100 ml से लेस लेना होता है, तो उसमें उसे क्या बोलेंगे हम, स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स। समझ में आता है, जो फॉर्मुलेशन हमने कंटेनर में फिल करना होता है और उस कंटेनर का जो क्वांटिटी होती है उसकी 100 ml तक प्रिपरेशन हम उसमें ऐड कर सकते हैं और 100 से लेस वाला प्रिपरेशन हम उसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स। ओके, अब लार्ज देख लेते हैं, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स दैट इज LVP applies to injection that is intended for IV, that is intravenous route, used and packed in a containers holding 100 ml or more, और वी कैन से दैट 1 लीटर। तो स्मॉल का क्या बोलेंगे, एक तो 100 ml बोलेंगे और 100 ml से लेस, और वॉल्यूम लार्ज वॉल्यूम का क्या बोलेंगे, 100 ml और 100 ml से मोर, ज़्यादा, दैट इज़ 1 लीटर। ओके, मतलब जो लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल होते हैं अप्लाइज टू इंजेक्शन का जो इंजेक्शन बनाते हैं उसके फॉर्मुलेशन को हमने लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन बनाना होता है, दैट इज़ इंटेंडेड फॉर IV रूट के लिए, इंट्रावेनस रूट के लिए यूज़ किया जाता है, और जो कंटेनर होता है उसका 100 ml तक होना चाहिए और 100 ml से ज़्यादा होना चाहिए, उसे लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स। द टर्म LVP मीन्स ए टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड एक्वियस ड्रग प्रोडक्ट पैक्ड इन अ सिंगल डोज कंटेनर विथ अ कैपेसिटी ऑफ मोर देन 100 ml इंटेंडेड फॉर यूज इन मैन। ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि जो स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल होते हैं जो कि इंजेक्शन के फॉर्मुलेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जो कि फॉर्मुलेशन होता है जो 100 ml से कम होता है, उसका कंटेनर भी हमने बनाना होता है और वो इंजेक्शन 100 ml से कम वाले प्रिपरेशन उसके अंदर ऐड करना होता है लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स के अंदर, स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल के अंदर। लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स के अंदर उसका कंटेनर हमने इंजेक्शन जो प्रिपेयर करते हैं सिंगल डोज होता है और उसका जो प्रिपरेशन होता है और कंटेनर होता है उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 100 ml और 100 ml से ज़्यादा, जो मतलब जो हम फॉर्मुलेशन बनाने वाले हैं इंजेक्शन के वास्ते, IV रूट के वास्ते देने के लिए और पैरेंटल प्रिपरेशन बनाने वाले हैं, उसका कंटेनर जो लार्ज वॉल्यूम कंटेनर है उसका कैपेसिटी 100 ml से ज़्यादा होना चाहिए, 100 ml से कम नहीं होना चाहिए, 100 ml और 100 ml से ज़्यादा होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स। तो देख लेते हैं कि द टर्म LVP मीन्स टर्मिनली स्टेरिलाइज। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है स्टेराइल। स्टेराइल मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्री फ्रॉम असेप्टिक कंटामिनेशन और फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, और एंड इट विल बी प्रिपेयर इन अ असेप्टिक एरिया। ओके, तो उसे हम स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। तो ऑब्वियसली जो हम पैरेंटल प्रिपरेशन बनाते हैं, पैरेंटल जो प्रिपरेशन हम बनाते हैं वो इट मस्ट बी स्टेरिलाइज एक्वियस सॉल्यूशन ड्रग प्रोडक्ट एंड इट विल बी पैक्ड इन अ सिंगल डोज। अब सिंगल डोज कंटेनर मतलब क्या होता है ये आपको स्टडी करना है। सिंगल डोज, जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, सलाइन बॉटल देते हैं,
ऑब्वियसली इट इज़ पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज आईवी रूट। ऑब्वियसली हमने इंजेक्शन से देना है, सलाइन जो होता है, सिंपली वी हैव टू से दैट सलाइन बॉटल। सलाइन बॉटल क्या होता है? सिंगल डोज होता है। ऐसा होता है कि सलाइन, आधी सलाइन की बोतल आज देने का और आधी सलाइन की बोतल कल देने का, और उसमें से 10 ml देंगे, 10 ml बाद में देंगे, 10 ml बाद में देंगे। ऐसा होता है कि 100 ml की बोतल है, सपोज सलाइन की 100 ml की बोतल है, तो 10 ml हमें आज देना है, 10 ml हमने उसके 2 दिन बाद देना है और 10 ml बाद में देना है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो जो सलाइन बॉटल है जो कि हम आईवी रूट से पेशेंट को देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, थ्रू इंजेक्शन हम देते हैं, तो 100 ml की बॉटल होती है, उसे क्या बोलेंगे हम? सिंगल डोज, एक ही बार देते हैं, एक बार लगाने के बाद पूरा खत्म करके उसको उतार देते हैं सलाइन बॉटल को। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे? जो कि लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स होते हैं उसे क्या बोलेंगे? सिंगल डोज कंटेनर बोलेंगे, विथ अ कैपेसिटी मोर देन 100 ml और इंटेंडेड फॉर यूज ऑफ मैन और वुमेन। ओके, जो कि ह्यूमंस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स समझ में आता है? एग्जांपल, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स का प्रिपरेशन का कंटेनर कितना होता है? 100 ml और 100 ml से ज़्यादा, और उसको इट मस्ट बी स्टेराइल एक्वियस प्रोडक्ट एंड पैक्ड इन द सिंगल डोज कंटेनर, जो कि जैसे कि सलाइन बॉटल है उसे हम सिंगल डोज कंटेनर बोलेंगे, वो लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। समझ में आया डिफरेंस स्मॉल और लार्ज वॉल्यूम के अंदर का, पैरेंटल्स प्रिपरेशन के अंदर का डिफरेंस समझ में आया आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड एज SVP एंड ULVPs. The SVP, that is small volume parenterals, includes pharmaceutical products such as ophthalmic, okay, optic मतलब जो भी आई से रिलेटेड है, ophthalmic and parenterals. Okay, then diagnostic agents, allergic extracts, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स, जो कि स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स प्रिपरेशन जो हमने बनाया है, और उसके अंदर कौन से प्रिपरेशन और फॉर्मुलेशन यूज़ किए जाते हैं उस कंटेनर के अंदर, जो कि 100 ml है और 100 ml से लेस है। ओके, उसे स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स बोलेंगे। उसके अंदर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आता है, पैरेंटल्स प्रिपरेशन आते हैं, डायग्नोस्टिक एजेंट्स आते हैं, एलर्जिक एक्सट्रैक्ट जो कि अलग अलग जो एलर्जी होती है उसके लिए हम प्रिपरेशन बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, वो हमने उस कंटेनर के अंदर फिल करना होता है। ओके, देन उसके बाद रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ओके, एक्सेट्रा। द पैरेंटल प्रिपरेशंस में बी सोल्यूशन, सस्पेंशंस, इमल्शंस एंड पाउडर फॉर रिकन्स्टिट्यूशन। पाउडर फॉर रिकन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? अब आपने सॉल्यूशन तो पता है, सस्पेंशन आपने स्टडी किया है, इमल्शन आपको पता चलेगा कुछ दिन में, लेकिन आपको ओवरऑल इसका एक इमल्शन मतलब क्या तो समझ में आता है इतना तो, कि वो बायोफिजिकल डोसेज फॉर्म है, सस्पेंशन एंड इमल्शन आर बायोफिजिकल डोसेज फॉर्म। तो देन नेक्स्ट देख लेते हैं पाउडर फॉर रिकन्स्टिट्यूशन। पाउडर फॉर रिकन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? जो पाउडर जो हमने पाउडर बनाया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ ORS पावडर, हमने ऐसे पावडर लिए और ते भसा तोंडात घातला खाल्ला असते का सर नाही, पावडरला काय करतो आपण वाटर घेतो, वाटर के अंदर उसको ऐड करते हैं, उसको मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और वो सॉल्यूशन फिर लेते हैं हम एज अ सॉल्यूशन बोल के लेते हैं ORS पाउडर। तो रिकन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? जो पाउडर हमने बनाया है, जो ड्रग कंस्टिट्यूएंट है पाउडर के अंदर, वो पाउडर को हमने वाटर के साथ मिक्स करके सोल्यूबल करके उसको डाइल्यूट करके हमने उसका प्रिपरेशन जो सॉल्यूशन है वो लेना है, तो उसे पाउडर फॉर रिकन्स्टिट्यूएशन ऐसे बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द LVPs includes blood collecting units with anticoagulants, peritoneal dilates, irritating solutions, diagnostic agents, intravenous fluids, that is solution and emulsion। ओके, LVP में क्या इंक्लूड किया जाता है? एंटीकोएगुलेंट्स, जो कि एंटीकोएगुलेंट्स जो प्रिपरेशन है वो उसके अंदर ऐड किया जाता है। पेरिटोनियल डायलाइट्स, जो कि पेरिटोनियल जो सरफेस है उसके लिए डायलिसिस करने के लिए, आई थिंक सो डायलिसिस करने के लिए फॉर्मुलेशन और प्रिपरेशन यूज़ किया जाता है, और वो कंटेनर के अंदर 100 ml और 100 ml से ज़्यादा जो इंजेक्शन हमें देना है और जो कंटेनर प्रिपेयर करना है उसके अंदर हमने एंटीकोएगुलेंट्स जो फॉर्मुलेशन है वो उसके अंदर ऐड करने होते हैं। पेरिटोनियल डायलेट्स जो प्रिपरेशन है वो उसमें ऐड करने होते हैं उस कंटेनर में LVPs के अंदर। देन इरिटेटिंग सॉल्यूशन हमने उसके अंदर ऐड करने होते हैं। देन डायग्नोस्टिक एजेंट्स उसमें ऐड करने होते हैं। देन IV फ्लूइड उसके अंदर ऐड करने होते हैं। ओके, ये सब LVP में इंक्लूड किया जाता है। तो समझ में आया डिफरेंस क्या होता है स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटरल्स एंड लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स। उसके बाद देख लेते हैं
दोनों में का डिफरेंस देख लेते हैं, एसवीपी और एलवीपी में का। स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटरल्स एंड लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स। एसवीपीज आर स्टेराइल पैरोजन फ्री injectable products that are packed in volumes up to 100 ml. ओके, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटर्स के अंदर ULVPs आर स्टेराइल पैरोजन फ्री इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स दैट आर पैक्ड इन वॉल्यूम्स मोर देन 100 ml और 1 लीटर। समझ में आता है आपको ULVP और SVP में का डिफरेंस? इजी है और मोस्टली डिफरेंस इसमें का पूछा जाता है आपको, और ऐसा भी पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए, डिफाइन एसवीपी और डिफाइन एलवीपी एंड गिव 2 एग्जांपल्स एंड गिव 1 एग्जांपल्स फॉर ईच। ओके, तो डिफरेंस पूछा जाएगा, एक तो डेफिनेशन पूछी जाएगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं, सम एसवीपीज aqueous solutions can be administered only by IV routes because of local irritation। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ कुछ जो एसओपीज होते हैं, जो कुछ जो स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल प्रिपरेशन होते हैं, वह एक्वियस सॉल्यूशन में प्रिपेयर किए जाते हैं और उसको एडमिनिस्टर किया जाता है ओनली ऑन IV रूट, मतलब इंट्रावेनस रूट से हमने एडमिनिस्टर करना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ क्यों? लोकल इरिटेशन, क्योंकि लोकल इरिटेशन मतलब क्या, जो भी ऑन द साइट ऑफ एक्शन वहाँ पर कुछ इरिटेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और कुछ तो स्वेलिंग होगी, तो इस वजह से हमने कुछ एक्वियस सॉल्यूशन होते हैं जो कि लोकल इरिटेशन प्रोड्यूस ना हो, इसलिए हमने IV रूट से ही हमने देना होता है। ओके, डायरेक्ट इंट्रावेनस IV मतलब डायरेक्ट इंट्रावेनस रूट से देना होता है। आप बोलेंगे इंट्रावेनस रूट और इंट्रामस्कुलर पैरेंटल प्रिपरेशन मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसमें सिर्फ जो एक्वियस सॉल्यूशन होते हैं स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल प्रिपरेशन जो होते हैं, जो कि IV रूट मतलब डायरेक्टली दैट प्रिपरेशन यू हैव टू इंजेक्ट इन द इंट्रावेनस रूट, मतलब वेन्स के अंदर ही देना पड़ेगा आपको। आर्टरी में इंट्रामस्कुलर इंट्राडर्मल ऐसा नहीं दे सकते, इंट्राथिकल ऐसा नहीं दे सकते आप इसको। ओके, जो कि स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल प्रिपरेशन है, जो कि एक्वियस सॉल्यूशन है, उसको आपने ओनली ऑन IV रूट मतलब इंट्रावेनस रूट से आपको देना है, बिकॉज ऑफ विच कॉजेस लोकल इरिटेशन। तो लोकल इरिटेशन ना हो इसलिए IV रूट से हमने एसओपी एक्वियस सॉल्यूशन IV रूट से देना है पेशेंट को। उसके बाद LVP में देखते हैं, LVPs आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रा और एक्स्ट्रा वैस्कुलर रूट्स डिपेंडिंग ऑन कंपोजिशन। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जो लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल प्रिपरेशन है तो इसको एडमिनिस्टर करना है हमको इंट्रा और एक्स्ट्रा वैस्कुलर रूट। तो वैस्कुलर रूट मतलब क्या बोलेंगे, वैस्क्यूल के अंदर हमने इसको इंजेक्ट करना है इस LVPs को। ओके, जैसे कि इंट्रा आर्टेरियल है और उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इन द ब्लड के अंदर देना पड़ेगा, और इंट्रा और एक्स्ट्रा वैस्क्यूल जो है उसके अंदर हमने LVP के प्रिपरेशन को देना पड़ेगा। ओके, SVPs आर यूजुअली पैक्ड इन वायल्स, एम्प्यूल्स एंड स्मॉल साइज कंटेनर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो SVPs हैं उसको यूजुअली हमने पैक करना है कौन से कंटेनर में आपको पता होगा, हमने फार्मास्यूटिक फर्स्ट में स्टडी किए थे और कंटेनर देख भी लिए थे, जैसे कि वायल्स क्या होता है, एम्प्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल साइज कंटेनर जो होते हैं वो उसे हम एम्प्यूल्स बोलेंगे। तो SOPs ओनली पैक्ड इन वायल्स एंड एम्प्यूल्स ऑफ स्मॉल साइज। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स के अंदर LVPs आर पैक्ड इन लार्ज कंटेनर्स सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक 1 लीटर कैपेसिटी बॉटल सच एज सलाइन बॉटल, ओके, कॉल्ड एज लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स। उसके बाद देख लेते हैं, SVPs इंक्लूड ड्रग इन सस्पेंशन, इमल्शन, फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट और पाउडर फॉर रिकन्स्टिट्यूशन। द अदर प्रोडक्ट्स इंक्लूड बायोलॉजिकल एंड डायग्नोस्टिक एजेंट्स, allergic extract, radiopharmaceuticals, dental products, liposomes and lipids। तो SVPs इंक्लूड ड्रग, SVPs में क्या क्या हम प्रिपरेशन ऐड करते हैं, एक तो सस्पेंशन ऐड करेंगे कंटेनर के अंदर, इमल्शन ऐड करेंगे, फ्रीज जो ड्राइड प्रोडक्ट है वो भी उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद जो पाउडर है तो होता है वो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, कंटेनर में फिल कर सकते हैं। ओके, द अदर प्रोडक्ट इंक्लूड आल्सो बायोलॉजिकल एंड डायग्नोस्टिक एजेंट्स, allergic extract,
ओके, उसके बाद देख लेते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, डेंटल प्रोडक्ट्स जो कि डेंटल के लिए यूज़ किया जाता है, उसे रेडियो फार्मास्यूटिकल डेंटल प्रोडक्ट कैसे बोलेंगे. देन लिपोसोम्स एंड लिपिड्स वी हैव टू फिल इन द SVPs. ओके, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स देख लेते हैं. यस, LVPs इंक्लूड सलाइन सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1 लीटर कैपेसिटी ग्लास और प्लास्टिक बॉटल सच एज सलाइन. तो यहाँ पर LVP में हमने सलाइन सोल्यूशन ऐड करना होता है. डेक्सट्रोज सोल्यूशन, रिंगर सोल्यूशन, पेरिटोनियल डायलेट्स, उसके बाद इरिटेटिंग सॉल्यूशंस, डायग्नोस्टिक एजेंट्स, ब्लड कलेक्टिंग यूनिट विथ एंटीकोगुलेंट्स. ये सारे प्रिपरेशन हमने LVP कंटेनर में ऐड करने होते हैं और फिल करने होते हैं. तो समझ में आता है आपको डिफरेंस बहुत IMP है, आपको 101% एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SVPs. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SVPs की क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देख लेते हैं हम. प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ फंक्शंस, 4 ग्रुप ऑफ पर्सोनेल्स वेर इन्वॉल्वड. सच फर्स्ट इज मटेरियल मैनेजमेंट, पर्सोनल मैनेजमेंट, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल. ओके, उसके बाद फर्स्ट होता है कि प्लानिंग शेड्यूल ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ फंक्शंस. उसके अंदर 4 ग्रुप्स इंक्लूड किए जाते हैं. तो फर्स्ट है इस मटेरियल जो प्रिपेयर करने वाले हैं उसका मैनेजमेंट हमको पहले करना पड़ेगा. देन पर्सोनल मैनेजमेंट करना पड़ेगा. देन इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल. ये सारे प्रोसेस SVP जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं, उसका कंटेनर बनाने वाले हैं, उसका फॉर्मुलेशन बनाने वाले हैं, तो उस सारों को हमने पहले ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी. फर्स्ट क्या करेंगे, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ फंक्शंस. उसके बाद देख लेते हैं मटेरियल मैनेजमेंट. जो मटेरियल हमने बनाना है, जो कि कंटेनर है, जो कि फॉर्मुलेशन है, उसका मटेरियल का मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमको. उसके अंदर क्या बताया गया है कि वह एक ग्रुप ऑफ पर्सोनेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मटेरियल्स नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट. जो पर्सन है वो प्रिपरेशन बनाना है ग्रुप के अंदर. मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्री में हम बनाने वाले हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग मटेरियल्स नेसेसरी टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं उसको वही जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो पर्सनल है वो उसको क्या बोलेगा, एक रिस्पॉन्सिबल होगा for the manufacturing of this product. Okay, then after that personnel management, appointment of properly motivated production staff who will be given training to perform their job. जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है, जो एक जैसे कि एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में हमने एक कंटेनर भी प्रिपेयर करना है और स्टेराइल फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करना है, ऑप्थेल्मिक स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग और पैरेंटल प्रिपरेशन जो हम बनाने वाले हैं. तो उसके एक इंडस्ट्री में एक जैसे कि बोलेंगे एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक सेक्रेटरी होता है, जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो उनके सबको मिला के एक मैनेजमेंट होता है. तो वो उस पर्सनल मैनेजमेंट में एक मैन्युफैक्चरिंग जो मैनेजर होता है वो उसने अपॉइंटमेंट करना होता है कि प्रॉपरली मोटिवेटेड करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कैसे बनाएंगे. स्टाफ को लेके उसको एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि ऐसे इतने बैच का, 1 बैच है, 2 बैच है, इतने बैच में इतने फॉर्मुलेशन हमने प्रिपेयर करने हैं, इतने कंटेनर हमने प्रिपेयर करने हैं. उसको एक बैच में 30 है, दूसरे बैच में 30 है, 3 बैच है, उसके 4 बैच करने हैं, 10 बैच करने हैं. तो एक बैच में हमने 30 फॉर्मुलेशन बनाने हैं और 100 फॉर्मुलेशन बनाने हैं, जितना भी है. तो उसको स्टाफ को लेके एक पर्सनल जो मैनेजमेंट होता है उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा टू कैसे तरह से आप अपनी जॉब को परफॉर्म करेंगे और मैनेज करेंगे. ओके, उसके बाद देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल. डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल में क्या होता है कि इट इज़ द कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ इन अ फार्मास्यूटिकल प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल साइकिल. तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि पूरा वो फॉर्मुलेशन से रिलेटेड होता है कि ये फॉर्मुलेशन में हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या डालना है, फॉर्मुलेशन में एक्सिपिएंट क्या यूज़ किए, एडिटिव्स क्या यूज़ किए, प्रिजर्वेटिव क्या यूज़ किए, उसका डॉक्यूमेंटेशन, ये फॉर्मुलेशन कब बाहर पड़ेगी मार्केटिंग में, इसका मार्केटिंग वैल्यू क्या है, इसका कितने पैसों में वो जाना है फॉर्मुलेशन. ये सब जो होता है उसको डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल बोलेंगे. इट इज़ द कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़. क्या है इसके अंदर कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स करना पड़ेगा हमको. क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब इसको पेशेंट को देने से पहले रिसर्च करना पड़ेगा उसको मॉस्किटो पे, मॉस्किटो नहीं, रैबिट्स के ऊपर इसको जो प्रिपरेशन है रैबिट्स पे हमने उसको स्टेरिलिटी और उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी हमको. तो उसके
क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कुछ है क्या वो देखना पड़ेगा फार्मास्यूटिकल प्रोसेस के अंदर और प्रोडक्शन के अंदर। कंट्रोल पूरा साइकिल करना पड़ेगा हमको डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल के अंदर। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी मेंटेन्ड आर एज फॉलोज। मास्टर फाइल प्रिपेयर करना पड़ेगी। बैच रिकॉर्ड्स, बैच कितने बैच हमने प्रिपेयर करने हैं, 1 बैच है, 3 बैच, 4 बैच, तो मास्टर फाइल्स प्रिपेयर करने पड़ेगी। बैच रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमने। 3 बैच प्रिपेयर करने हैं फॉर्मुलेशन के, 4 बैच करने हैं, 10 बैच करने हैं। ओके, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है उसको फॉलो करनी पड़ेगी। जो मार्केटेड प्रिपरेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड मेथड होती है उससे हमारा जो प्रिपरेशन हमने रिसर्च में बनाया है उससे कंपैरिजन करके हमने मार्केट में हमारा न्यू फॉर्मुलेशन से मतलब सेंड करना पड़ेगा और मार्केटेड में भेजना पड़ेगा हमारा फॉर्मुलेशन। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने फॉलो करनी पड़ेगी। वैलिडेशन रिकॉर्ड्स, मतलब वैलिडेशन असेप्टिक एरिया मेंटेन करना पड़ेगा। एनालिटिकल मेथड हमने प्रिपेयर करने पड़ेगी। टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, उसकी क्वालिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी मेंटेन करनी है, अमाउंट कितना होगा, सब टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेगी वैलिडेशन रिकॉर्ड्स के अंदर। हमने एनवायरमेंटल रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। एनवायरमेंट में हमारा प्रोडक्ट कितने तेज़ी से बढ़ रहा है, कितना आगे से जा रहा है, कितना उसका वैल्यू है वो देखना पड़ेगा हमको। स्टेबिलिटी रिकॉर्ड, स्टेबल है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट्स वो देखना पड़ेगा। प्रोसेस लॉग्स एंड मटेरियल लॉग्स, प्रोसेस हमारा कितना, प्रोसेस हमारी क्या है, मटेरियल हमारा कितना मार्केट में उसका वैल्यू कितना है, कितना अमाउंट में जा रहा है, उसका कितना पेशेंट को रिलीफ और पेन रिलीफ हो रहा है वो देखना पड़ेगा हमको। कंप्लेंट्स फाइल, कंप्लेंट कुछ है कि नहीं वो हमको देखना पड़ेगा। हमारे मार्केटेड में पेशेंट से कुछ कंप्लेंट आ रही है क्या नहीं हमारे फॉर्मुलेशन की वो देखना पड़ेगा हमको। रिटर्न गुड रिकॉर्ड्स, मतलब अच्छा गुड रिकॉर्ड पेशेंट के हिसाब से और मार्केट से हमारे प्रोडक्ट को अच्छी वैल्यू आ रही कि नहीं, उससे अच्छा रिकॉर्ड मिल रहा है कि नहीं, बेस्ट पेशेंट को अच्छा फील हो रहा है कि नहीं और पेन रिलीफ हो रहा है कि नहीं, सब हमको देखना पड़ेगा। देन रिटेन्ड सैम्पल स्टोरेज एरिया रिकॉर्ड्स, अगर फॉर्मुलेशन ज़्यादा मार्केटेड में नहीं चल रहा तो वापस हमको क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज जो है, स्टॉक जो है हमारा मेंटेन किया वाला जो प्रिपरेशन का वो वापस हमको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमको और जो हमारा जो प्रोडक्ट है वापस हमको देना पड़ेगा। ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SOPs। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आज के लेक्चर में आपको क्या करना पड़ेगा, SPPs और LEVPs में का डिफरेंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब आपको पढ़नी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।